अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फ़ैमिली को, हम सब को और मेरे तमाम लिसनर्स को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ फ़रमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपने सर्कल में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी बेसिकली हमारे एक लिसनर हैं जो कि इंडिया से हमें सपोर्ट किया करते हैं। ये उनके परदादा की कहानी है और ये 1962-63 की कहानी है, जिस दौर में ये या इनकी फैमिली रामपुर के करीब एक गांव में रहा करते थे। ये बताते हैं कि इनके जो दादा थे वो इंडिया का जो रेलवे महकमा है उस महकमे के अंदर मुलाजमत किया करते थे और अक्सर ऐसा होता था कि इनका तबादला मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ गाँव में, इवन के बॉर्डर्स के अतराफ़ में भी किया जाता था। जहाँ जहाँ पे रेलवे स्टेशंस मौजूद थे वहाँ पे कहीं भी इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती थी। इनके दादा बताया करते थे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनकी ड्यूटी इनके गांव से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे स्टेशन पे लगा दी गई जो कि गए वक्तों में इस्तेमाल किया जाता था और आने वाले दौर में यानी फ्यूचर में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस रेलवे स्टेशन को दोबारा से रिज्यूम करना चाहती थी। अब क्योंकि उस दौर में ये जो रेलवे स्टेशन था ये ऑपरेशनल नहीं था, लिहाजा वहाँ पे जो स्टाफ था वो बहुत कम तैनात किया गया था। अक्सर ऐसा होता कि रात के औकात में इनके दादा अकेले वहाँ पे ड्यूटी दिया करते थे, जबकि जब दिन निकल जाता या तो वो गांव की तरफ आ जाते या कभी कभी वहीं पे ही सो जाते, वहीं पे ही रुक जाया करते थे। दादा बताते हैं कि वैसी ही एक रात थी और शदीद सर्दी हो रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अंधेरा होने के बाद यानी मगरिब के बाद सोने के लिए चारपाई के ऊपर लेट चुका था। अब क्योंकि अतराफ़ का जो एरिया था वो मुकम्मल तौर पे खाली था, वहाँ पे आबादी मौजूद नहीं थी, तो कभी कभी दूर दूर से भी आवाज़ें यहाँ पे सुनाई दिया करती थीं और अगर कोई दूर कोई गाड़ी गुजर रही हो तो उसकी रोशनी यहाँ पे भी महसूस की जा सकती थी। दादा बताते कि मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मुसलसल करवटें बदल रहा था कि मुझे एकदम से एक बच्चे के बातें करने की या ज़ोर से बातें करने की आवाज़ें आना शुरू हुईं। ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चा किसी दूसरे बच्चे से कोई बात कर रहा है, कोई बात दूसरे बच्चे को समझाना चाहता है और फिर देखते ही देखते ये जो आवाज़ें थीं ये बहस में तब्दील हो चुकी थीं। अब जबकि आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हों जहाँ पे आबादी ना हो, जहाँ पे किसी इंसान की आवाज़ नहीं आया करती हो और एकदम से आपको किसी बच्चे की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाएं, तो यकीनन ना सिर्फ आप चौंक जाते हैं बल्कि उठ के आगे पीछे का जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही इनके दादा बताते हैं कि जब मैंने एतराफ़ का जायज़ा लिया और अपने तौर पे देखने की या जांचने की कोशिश की तो मैंने देखा कि 50 या 55 फीट के फासले पे ये जो रेलवे ट्रैक वाला हिस्सा है वहाँ पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा हो। काफ़ी देर तक मैं इस बच्चे पे गौर करता रहा। हैरान कुन बात ये थी, ये बच्चा मुसलसल वहाँ से खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। ना ही ये आगे बढ़ रहा था, ना ही किसी भी किस्म की कोई बात कर रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि मुसलसल इसकी जो आंखें थीं, इसका जो फोकस था वो मेरे ऊपर था। खैर कुछ देर तक जब मैं उस बच्चे को मुकम्मल तौर पे देखता रहा तो फिर मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और मैं खड़ा हुआ और मैंने उस बच्चे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि 50 में से मेरा ख्याल है कि मैंने 20 या 22 फीट का फासला तय किया होगा। अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ये बच्चा पीछे की तरफ होता चला जा रहा है। अजीब बात ये थी, ये जो भी बच्चा था ये ना ही मुड़ा था, ना ही इसने पलट के पीछे की तरफ बढ़ना शुरू किया था और ना ही इसके जो कदम थे वो पीछे की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बावजूद इसके मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, इसका और मेरा फासला बढ़ता चला जा रहा है। और वाकई में ऐसा ही था कि जब मैंने उसके वजूद पे, ख़ास तौर पे उसके पैरों के ऊपर गौर करना शुरू किया तो उसके पाँव ज़मीन पे टिके होने के बजाय हवा में मौजूद थे और वो हवा में ही उड़ता हुआ मेरे सामने सामने पीछे की तरफ होता चला जा रहा था। अब मुझे ऐसा ऐसा करके यकीन हो चला था, यकीनन ये जो बच्चा है ये कोई बच्चा नहीं है, शायद कोई छिलावा है जो बच्चे के रूप में मेरे सामने मौजूद है।
खैर मैंने मन ही मन जो भी मुझे कुरानी आयत या सूरतें आया करती थीं मैंने उनकी तिलावत करना शुरू की। तो जैसे ही मैंने कुरानी आयत की तिलावत करना शुरू की, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे की तरफ से यानी जिस तरफ से मैं चलता हुआ आगे बढ़ रहा था, अब किसी ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारना शुरू कर दिया है। हैरानकुन बात यह थी कि जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो हूबहू वैसा ही बच्चा, वैसे ही कलर और उसी तरह के कपड़ों में मुझे वहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दिया। यानी एक बच्चा मेरे सीधे हाथ की तरफ मौजूद था और दूसरा बच्चा मेरे पीछे यानी उल्टे हाथ की तरफ मौजूद था। हैरानकुन बात यह थी कि ऐसा लग रहा था कि इसी बच्चे का कोई डुप्लीकेट है जो देखते ही देखते पीछे की तरफ आके खड़ा हो चुका है। और इस बच्चे के साथ भी सिचुएशन वैसे ही थी कि इसके जो पाँव थे वो भी हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी इसके पाँव कम से कम ज़मीन से लगे हुए नज़र नहीं आ रहे थे। खैर ये वो वक्त था जिस वक्त मुझे अपने आसाब पे काबू रखना था। लिहाजा मैं मुड़ा और सीधा वहाँ पे यानी जहाँ पे मेरा पलंग मौजूद था मैंने उस तरफ चलना शुरू कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे वाला बच्चा भी और ये बच्चा भी दोनों मिलके मेरा नाम लेके बार बार मुझे आवाज़ें दे रहे हैं। खैर मैं सीधा पलंग के पास आया, मैंने अपने मुंह के ऊपर चादर डाली और मुसलसल ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि मैंने पहली, दूसरी और उसके बाद जब तीसरी बार आयतुल कुर्सी मुकम्मल की तो अब मुझे लग रहा था जैसे मैं सुकून के अंदर आ चुका हूँ और ये दोनों बच्चे अपनी जगह से गायब हो चुके हैं। ऐसा ही था कि जब मैंने अपने चेहरे से चादर हटाई और आगे पीछे का जायज़ा लिया तो वाकई में ये दोनों बच्चे जो कि अब से कुछ देर पहले मेरे सामने मौजूद थे, ऐसा लग रहा था जैसे इनको या तो ज़मीन निकल चुकी है या फिर इन बच्चों को आसमान खा चुका है। ये जो कहानी है ये अब से तकरीबन 45 साल पुरानी है और मुझे अच्छी तरह याद है कि 1979 था और हम लोग नवाब शाह के गांव में रहा करते थे। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था मैं देखा करता था कि जो मेरे दादा हैं उनके पास अक्सर लोग दम दुरुद करवाने के लिए आया करते हैं। अब पहले मुझे लगता था कि जैसे वो शायद कोई डॉक्टर हैं और लोग इनके पास आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया और मैं बड़ा होता चला गया तो जब मैं 12 या 13 साल का था मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि जो मेरे दादा हैं वो डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि वो एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी पूरे गांव वाले या सराउंडेड जितने भी गांव वाले हैं सारे के सारे इज्जत किया करते हैं। अक्सर ऐसा होता कि दूर दूर से, दूसरे शहरों से, दूसरे गांव से लोग आया करते, अपने मसाइल बताते, मेरे दादा उनके मसलों को हल करते, उनको कुछ तावीज़ात देते और यकीनन कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए ज़रूर बताया करते थे। अब ये जो सिलसिला था या जो कुछ हो रहा था वो हमारी नज़रों के सामने हुआ करता था और हम बचपन से ही इन तमाम चीज़ों को देखते चले आए थे। लेकिन एक क्वेश्चन था, एक सवाल था जो मेरे जहन में मौजूद था। अक्सर ऐसा होता था कि रात के औकात में यानी कि रात के 9 या 10 बजे के बाद यानी कि ईशा की नमाज के बाद अक्सर एक बिल्ली जो कि काले कलर की बिल्ली थी वो कहीं से भी यानी कभी छत से, कभी बाहर से, कभी सहन से हमारे घर में आती। काफ़ी देर तक दादा के रूम के बाहर बैठी रहती और कुछ देर के बाद वो देखते ही देखते दादा के रूम के अंदर एंटर हो जाती। अब मेरी समझ नहीं आता था कि ये जो बिल्ली है जब भी ये दादा के रूम में अंदर जाती है तो हमारे दादा हमें सख्ती से मना करते हैं कि उस टाइम पे यानी ईशा के बाद मेरे कमरे में दाखिल ना हुआ करो। ये सब कुछ जो मैं देख रहा था ये बड़ा अजीब था और मैं सोचा करता था कि आखिर क्या वजह है, ये कौन बिल्ली है और ये अंदर क्यों जाया करती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे कुछ और बातें थीं जो मैंने नोट करना शुरू की थीं। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि जब वो बिल्ली दादा के रूम में चले जाती और हम लोग बाहर मौजूद होते तो ऐसा लगता कि दादा किसी से बातें कर रहे हैं। हैरानकुन बात ये थी कि दादा जिससे बातें कर रहे होते थे वो भी दादा को उसी ज़बान में, कभी उर्दू में, कभी अरबी में, कभी इंग्लिश में जवाब दिया करता था। लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात ये भी थी कि अंदर दादा के अलावा वो बिल्ली मौजूद होती थी, कोई और इंसान वहाँ पे नहीं हुआ करता था। अब कभी एक दफ़ा, कभी 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा जब मैंने अपने वालिदैन से, अपने दादा से सबसे सवालात किए
तो कोई भी इसका प्रॉपरली जवाब नहीं दिया करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने अपने तौर पे सोचा कि मैं देखूंगा कि आखिर ये जो बिल्ली जब अंदर चली जाती है तो अंदर जाने के बाद ये दादा से कैसे बातें करती है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम था और मैंने देखा कि वो बिल्ली दादा के रूम के अंदर जा चुकी है। अब जैसे ही वो बिल्ली दादा के रूम के अंदर गई तो पीछे की तरफ जहाँ पे एक खिड़की मौजूद थी, मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया और मैंने चुपके चुपके से उस खिड़की के ज़रिए अंदर देखना शुरू किया। अब जैसे ही मैं अंदर की तरफ देख रहा था तो मैंने देखा कि दादा की जो चेयर है उस चेयर के सामने एक और चेयर रखी हुई है और उस चेयर के ऊपर एक लंबा सा आदमी बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे उस आदमी ने अरबी जुब्बा पहन रखा है। उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 6.5-7 फीट के दरमियान है, जबकि उस आदमी का जो कलर है वो बहुत सांवला सा कलर है। अब जब मैंने खिड़की से ये सब कुछ देखा तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं भागता हुआ दादा का जो गेट था वहाँ पे आया और मैंने बिला इजाज़त उनके दरवाजे को एकदम से खोल दिया। अब जैसे ही मैंने अपने दादा का जो रूम था उसके दरवाजे को खोला और जब मेरी नज़र सामने यानी दादा के सामने जो चेयर मौजूद थी वहाँ पे पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पे वही ब्लैक बिल्ली जो दादा के कमरे में आया करती है वो वैसे ही उनके सामने बैठी हुई है और दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे दादा और ये बिल्ली एक दूसरे को सालों से जाना करते हैं। खैर मेरे दादा ने बहुत गुस्से के आलम में मुझे डांटा और उसके बाद मुझे समझाया कि ये जो बिल्ली मेरे सामने बैठी हुई थी ये बिल्ली नहीं थी, ये एक जिन था। कोशिश करना कि आज के बाद इस तरह की गलती तुमसे दोबारा ना हो। मेरा नाम वासिफ है और ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये 2002-2003 में मेरे साथ पेश आया था। अब मैं क्योंकि पावर हाउस के ऊपर एक मैरिज हॉल था जो कि उस वक्त मौजूद था, वहाँ पे जॉब किया करता था, तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे वहाँ से फ्री होते होते रात के 2 या 3 बज जाया करते थे। जब मैं अपने घर यानी सुरजानी टाउन के लिए निकला करता था तो मुझे वहाँ से ना ही रिक्शा मिलता था ना ही किसी भी किस्म की गाड़ी मिला करती थी। वैसे जो लोग नॉर्थ कराची में रहते हैं उनको पता होगा कि अगर आप पावर हाउस से सरजानी की तरफ जाएं तो ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, मुश्किल से 40-45 मिनट के अंदर अंदर आप इस रास्ते को क्रॉस कर सकते हैं। तो वैसे ही एक रात थी और मेरा ख्याल है कि दिसंबर का एंड चल रहा था और कराची के अंदर हल्की हल्की सर्दी का आगाज़ हो चुका था। जब मैं अपने शादी हॉल से निकला तो तकरीबन 2:45-3 बजे का टाइम था और मेरा ख्याल था कि मुश्किल से 4-4:15 बजे तक मैं खैरियत से अपने घर पहुंच जाऊंगा। अब जैसे ही मैं रोड की तरफ आया तो इत्तेफाक से एक लड़का बाइक पे गुजर रहा था और जब मैंने उससे लिफ्ट मांगने का इशारा किया तो मेरी किस्मत के उस लड़के ने बाइक रोकी और मुझे तकरीबन मेरा जो आधा रास्ता था वहाँ तक छोड़ दिया। मैं 2 मिनट की चौरंगी पे मौजूद था और मेरा ख्याल था कि मुश्किल से 20-25 मिनट में मैं खैरियत से अपने घर पहुंच जाऊंगा। अब अगर आप 2 मिनट से सरजानी टाउन के रास्ते की बात करें तो जहाँ पे मेरा घर मौजूद था तो उसके 2 रास्ते थे। एक रास्ता रोड वाला रास्ता था, जबकि अगर आप दूसरे रास्ते की बात करें तो वो बेसिकली एक शॉर्टकट था जो झाड़ियों और जंगलनुमा एरिया से गुजरा करता था। अब मैंने सोचा कि अल्लाह का नाम लेके शॉर्टकट वाला जो रास्ता है उसको अपना लेते हैं और इस शॉर्टकट रास्ते के ज़रिए अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अजीब बात ये थी कि जो शॉर्टकट वाला रास्ता था इस रास्ते से जब आप गुजरा करते हैं तो रास्ते में एक ग्राउंड या इस तरह की जगह आया करती थी। अब ये जो रास्ता था मैंने अल्लाह का नाम लेके तय करना शुरू किया और जैसे ही मैं एग्जैक्टली उस ग्राउंड या उस खाली जगह में पहुंचा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे सराउंडेड कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कि शायद गोश्त के जलने की या गोश्त के पकाए जाने की स्मेल हुआ करती है। हैरानकुन बात यह थी कि वहाँ पे ना ही कोई घर मौजूद था ना ही किसी भी किस्म की आबादी थी। हाँ, एक अजीब सा कमरानुमा एक मकान बना हुआ था और कहा जाता है कि पिछले 30 या 40 सालों से ये जो कमरा या मकान है ये यहाँ पे मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुकम्मल तौर पे खाली है। जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे जो बदबू थी बढ़ती चली जा रही थी
और जब मैं उस कमरे या उस मकान के बिल्कुल सामने पहुंचा, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो मकान है, उस मकान की जो छत है, जो कि बहुत छोटी सी छत है, उस छत के ऊपर शायद कोई बैठा हुआ है। खैर, मैंने चलते चलते जब उस तरफ देखना शुरू किया या उस पर मज़ीद गौर किया, तो वाकई में उस छत के ऊपर एक काले कलर की बिल्ली बैठी हुई थी। अजीब बात यह थी कि ये जो बिल्ली थी, बज़ाहिर पर्शियन कैट लग रही थी, यानी उसके जिस्म पे बेतहाशा बड़े बड़े बाल मौजूद थे और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही कोई खूबसूरत बिल्ली है। हैरान कुन बात यह थी कि इस अंधेरे में भी उस बिल्ली की जो आंखें थीं, वो ना सिर्फ चमक रही थीं, बल्कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आंखें हैं, उसकी आंखों से लाल कलर की रोशनी निकल रही है। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने दोबारा से उसकी तरफ देखा तो वाकई में उसकी जो आंखें थीं वो ब्लड रेड थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से बाकायदा खून निकल रहा है। मेरा पहला इंप्रेशन यही था, हो सकता है कि जो बिल्ली है वो यहाँ पे अकेली रहा करती हो और उसकी आंखों में कोई कांटा चुभ चुका हो, जिसकी वजह से इस बिल्ली की जो आंखें हैं वो ज़ख्मी हो चुकी हों। मैंने उसको नज़रअंदाज किया क्योंकि सीधी सी बात है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा था। अब जैसे ही मैं कुछ मज़ीद आगे आया तो मुझे ऐसा लगा कि बाकायदा जैसे आप किसी को मुखातिब करने के लिए आवाज़ निकालते हैं, तो किसी ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली है जैसे कि वो मुझे मुखातिब करना चाहता हो। अब पहले ये जो आवाज़ थी मैंने उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन जब दोबारा से किसी ने बाकायदा आवाज़ निकाली तो मैंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा। आप यकीन करें कि जब मैंने पलटने के बाद पीछे एग्जैक्टली उसी जगह पे देखा जहाँ पे वो कमरा या जगह मौजूद थी, और जब मैंने उसके बाद ऊपर की तरफ देखा जहाँ पे बिल्ली नज़र आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अब उस जगह पे बिल्ली के बजाय शायद कोई औरत बैठी हुई है। वैसे ही उसका हुलिया है, वैसे ही उसने काले कलर का लिबास पहना हुआ है, और अजीब बात यह है कि उसके जो बाल हैं वो इस कदर कर्ली और इस कदर बड़े बाल हैं कि बाकायदा उसके ऊपर बैठे होने के बावजूद भी उसके बाल नीचे तक लटके हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि जब वो औरत वहाँ पे बैठी हुई थी तो उसके जो पाँव थे वो बाकायदा ज़मीन को छू रहे थे। यानी किसी भी औरत का इस कदर लंबा होना कि वो छत के ऊपर बैठी हुई हो और इसके बावजूद उसके पाँव ज़मीन को छुएं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस औरत के जो पाँव थे या फिर उसका जो कद था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि वो जो औरत थी, उसकी जो आंखें थीं वो वैसे ही लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, और दूर से देखने पे भी अंदाज़ा हो रहा था जैसे उसकी आंखों से खून टपक रहा है। बस मैंने आखिरी बार उस औरत को पलट के देखा था। उसके बाद जब मैंने अपना मुंह आगे की तरफ किया तो मैंने बजाय पीछे देखने के जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थीं उसकी मुसलसल तिलावत शुरू कर दी। अभी मेरा घर आने में या मुझे घर पहुंचने में तकरीबन 20 या 25 मिनट का रास्ता तय करना था, लेकिन मुसलसल मैं इस पूरे रास्ते तिलावत करता रहा और मुसलसल मुझे एहसास होता रहा कि मेरे पीछे मुझे कोई फॉलो कर रहा है, और ना सिर्फ फॉलो कर रहा है बल्कि मुसलसल मुझे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ इशारों से मुखातिब करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि गए वक्तों में जब हमारे दादा दादी ज़िंदा थे तो वो हमें कहा करते थे कि रात के औकात में अगर आप किसी भी सुनसान जगह से या किसी भी वीरान जगह से गुज़र रहे हों और कोई आपका नाम लेके आपको मुखातिब करें या आपको पुकारने की कोशिश करे, तो आपको किसी भी सूरत पलट के नहीं देखना चाहिए। और अगर आप गलती से या किसी भी वजह से पलट के उस मखलूक को देख लेते हैं तो कहा जाता है कि वो जो मखलूक है मुकम्मल तौर पे आपके ऊपर तारी हो जाती है और आपको अपने काबू कर लेती है। अल्लाह का शुक्र है कि लाख कोशिश के बावजूद मैंने ना ही पलट के देखा और ना ही उसकी आवाज़ पे मैंने उसको रिस्पॉन्स किया। अजीब बात यह थी कि जब मैं घर वापस आया तो मुझे 102 103 बुखार हो चुका था, और मेरा ख्याल है कि 11 या 12 दिनों तक मुसलसल मैं बुखार में तड़पता रहा। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि किसी भी कीमत पे रात के औकात में ये जो शॉर्टकट वाला रास्ता है यहाँ से नहीं गुजरना है। कहा जाता है कि मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस सुनसान जगह से, ख़ास तौर पे जो झोंपड़ी या घर मौजूद था, यहाँ से गुजरने पे एक काली बिल्ली को या फिर उस औरत को मुतादिद बार अपनी आंखों से देखा है।